Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. I am your physics teacher Atif Hassan, and today we are going to discuss one of the important topics of physics, that is graph of motion. So before discuss the graph of motion, we will discuss the word graph, that what is graph actually is. So first of all, we are going to define the word graph. Our concern for today's topic is graph of motion. So initially we will define the graph generally, and after that we will define it with respect to the motion. So general definition of graph is that it is a system. It is a system which relate to different physical quantities. ये एक ऐसी सिस्टम है जो दो मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ का ताल्लुक़ बनाती है. ताल्लुक़ से मुराद क्या है? फिजिक्स में हम दो तरह के ताल्लुक़ मेनली पढ़ते हैं. एक है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी एंड एक है इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी. व्हाट डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी मीन्स, if one of the physical quantity is increased, and due to the increase in this first quantity, the second quantity is also increased, then we can say that these are directly proportional. Or vice versa, if one is decreased and the second one is also decreased due to this decrease in the first one, is called as direct proportional. Or if we say that one of the quantity increases and the other quantity decreases, then such kind of relationship is called as inverse relationship. So this relationship can be represented by using a system called as graph. So the definition, which is general definition, is this one, that is a system which gives us the relationship between two physical quantities. ये एक ऐसी सिस्टम है जो हमें दो मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्या बनाता है? ताल्लुक़ बनाता है. अब याद रखें, जब कभी ये सिस्टम ताल्लुक़ बनाने के लिए इस्तेमाल हो तो वो ताल्लुक़ हमें तस्वीरों की शक्ल में नज़र आती है. सो तस्वीरों की शक्ल में किसी दो क्वांटिटीज़ का रिलेशनशिप बनाना ग्राफ कहलाता है. अब हमारा यहाँ जो ग्राफ है वो मोशन के लिहाज से है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को पिक्चर्स की शक्ल में दिखाना graph कहलाता है. So the second definition is written above, that is the pictorial means picture, representation of motion. किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को तस्वीरों की शक्ल में बताना is called as a graph. सही है. अब ये दोनों डिफिनीशन एक ही ग्राफ के हैं. ये वो सिस्टम है जो हमें पिक्चर्स देता है, ठीक है, उसे भी ग्राफ कहते हैं. और ये जब हमें पिक्चर्स देता है, उन्हीं पिक्चर्स को देखना या उन पिक्चर्स से मोशन के बारे में समझना भी क्या कहलाता है? ग्राफ कहलाता है. अब ये जो डिफिनीशन नंबर 2 है, ये इसके लिहाज से हम वो सिस्टम पढ़ते हैं जो ग्राफ कहलाती है. तो ग्राफ जो है वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह होती है. इसमें एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है y एक्सिस. अब यहाँ लिखा है दो फिजिकल क्वांटिटीज को क्या किया जाएगा? रिलेट किया जाएगा, इनका ताल्लुक बनाया जाएगा. तो इन दो फिजिकल क्वांटिटीज में एक क्वांटिटी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाती है. क्या कहलाती है? इन टू फिजिकल क्वांटिटीज में एक कहलाती है क्या? इंडिपेंडेंट. और इंडिपेंडेंट जो है, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर, ये जो दो फिजिकल क्वांटिटीज की बात हो रही है, इसमें एक होती है क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और याद रखें कि इस ग्राफ में जो x और y कोऑर्डिनेट पर मुश्तमिल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे. कहाँ प्लॉट करेंगे? x एक्सिस पे. डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट से मुराद क्या है? डिपेंडेंट वो वेरिएबल होते हैं जो इंडिपेंडेंट पर डिपेंड करते हैं. सो वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं. द वेरिएबल विच डिपेंड अपॉन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल्स. और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम y एक्सिस के अलोंग क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं. ठीक है. अब जो पिक्चर्स हैं जो हम इस ग्राफ से अखज़ करते हैं मोशन के बारे में, उनके बारे में हम दो चीज़ें सीखेंगे. नंबर 1, हम स्लोप सीखेंगे इस सिस्टम से.
ठीक है ना। पिक्चर्स की जो अशकाल हैं उसमें सबसे शक्ल कौन सी है, सबसे पहली शक्ल वो है स्लोप। दूसरी चीज़, हम किसी ग्राफ को जो मोशन के पिक्चर्स की शक्ल में होगी उस ग्राफ की एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ ग्राफ में हमारे साथ दो चीज़ें हैं जिसके साथ हमारा कंसर्न है। वो क्या है? वो है स्लोप और वो है एरिया। अब याद रखिए, हमने यहां पढ़ा कि ये तो रिलेशनशिप बनाती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाती है या फिर इनवर्स रिलेशनशिप बनाती है। तो हम आसान तरीकेकार से इसको समझने की कोशिश करते हैं और हम इसके लिए डायरेक्ट रिलेशन ले लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। इनवर्स भी हो सकता है, वो हमें अलग से इंफॉर्मेशन देंगी, लेकिन जनरल इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम ये कहते हैं कि एक्स एंड वाई क्या है, आप इसमें डायरेक्ट रिलेशन है। क्या मुराद है इससे? इससे मुराद ये है कि ये जो आपको सिस्टम नज़र आ रही है इसमें पहल ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या लेते हैं? इसको हम एज ओरिजिन कंसिडर करते हैं और यहाँ तमाम वैल्यूज से मुराद डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की वैल्यूज यहाँ पे क्या होंगी? 0। तो देखिए इंडिपेंडेंट कौन है? x है। लेट्स से इनिशियल वैल्यू ऑफ x इज 0 and at the same time initial value of y is also 0। अब क्या करते हैं कि ऐसे हुआ कि जो x की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई और 0 से किसी फाइनल वैल्यू में, और लेट सपोज वो क्या है? वो x है। ठीक है। अब इस x के चेंज होने की वजह से y की वैल्यू भी 0 से चेंज होते हुए क्या हुई? y बन गई। तो x में चेंज आया, इस x में चेंज आने की वजह से किस में चेंज आया? y में। तो हम कह सकते हैं कि y में चेंज x के लिहाज से आया, y डिपेंड करता है x पे, तो x इंडिपेंडेंट है और y इस पे डिपेंड करता है, तो इसलिए वो डिपेंडेंट है। अब जरा यहां देखिए, अगर हम ऐसे करें, यहां से इनिशियल वैल्यू से हो गई x की वैल्यू फाइनल, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि x जो है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। 0 से बढ़ता हुआ किसी x वैल्यू पे पहुंचा, मतलब है कि इसमें इंक्रीज आई। बिल्कुल इसी वक्त जब x इंक्रीज हुआ तो y की वैल्यू भी 0 से इंक्रीज होते हुए y बन गई, फाइनल बन गई जो y है। तो हम ये कह सकते हैं कि y की वैल्यू 0 से चेंज होके फाइनल बनी, तो यहां आया चेंज इन y। सही है। अच्छा, अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में अगर आप किसी एक डायरेक्शन में एक चेंज लाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ एक चेंज आ रही है और आप इसी चेंज को थोड़ा सा इधर से रिप्रेजेंट करना चाहें, तो ये चेंज और ये चेंज जो है वो एग्जैक्टली क्या होंगे? सेम होंगे, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की क्या है? सेम एक्स एक्स के अलॉन्ग है। और अगर दोनों की वैल्यू भी सेम चेंज हो रही है, तो अगर आप किसी वैल्यू को यहाँ रख कर रिप्रेजेंट करना चाहें या फिर यहाँ रख कर रिप्रेजेंट करना चाहें तो दोनों सही है। इसको कहते हैं पैरेलल शिफ्ट। क्या मुराद? डेल वाई की वैल्यू यहाँ है, देखिए ऊपर की जानिब, अगर मैं इसको उठाकर यहाँ रखूँ तो दोनों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो दोनों किसके लिए होंगी? डेल वाई के लिए होंगी। तो डेल वाई को हम यहां से शिफ्ट करके यहां ला सकते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट? दिस इज डेल वाई। अब क्या हुआ? इसके साथ ये वाई की वैल्यू क्या हो गई? ऐड हो गई और एक फाइनल पॉइंट हमें मिला। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? 0। x और y आने से ये वाला पॉइंट मिला हमें, तो हम क्या करते हैं कि इस फाइनल पॉइंट को और इनिशियल पॉइंट को, ओरिजिन को आप इसमें मिला लेते हैं ऐसा। सही है। तो यहां क्या बना? यहां एक एंगल थीटा बना। सही है। अब क्या ये एक पिक्चर नहीं है? तो यही पिक्चर क्या कहलाती है? यही पिक्चर कहलाती है ग्राफ। अब जरा यहां देखिए, जिस तरह हमने डेल वाई को उठाकर यहां रखा, कोई फर्क पड़ा? दोनों y एक्सिस के अलॉन्ग है। अब बिल्कुल इसी तरह अगर डेल x को उठाएं और यहां रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा डेल x। अब हमने इस ग्राफ से ये जो पिक्चर बनी है, इससे हमें दो चीजें चाहिए होंगी, एक क्या? स्लोप और एक क्या? एरिया। अब स्लोप क्या है? स्लोप की डिफिनीशन ये है कि द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is called as slope. Definition क्या है? The change in dependent variable
with respect to independent variable is called a slope. अच्छा, अब देखिए बाय डिफिनीशन, चेंज जब किसी दूसरे के लिहाज से आती है तो हम ऐसे करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को उठाते हैं और इंडिपेंडेंट पे डिवाइड कर लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे स्लोप कहते हैं। ये तो हम जनरली सीख के आए हैं। अब इस ग्राफ में जो रिलेशन बन रहा है, x के इंक्रीज होने से y भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो अब इस स्लोप की डिफिनीशन जो हमने यहां डायरेक्टली की, आप इस ग्राफ में बनने वाली रिलेशनशिप से भी क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए मैं ये डिफिनीशन मिटा लेता हूं। तो देखिए, हम अब करने जा रहे हैं इस ग्राफ से स्लोप की डिफिनीशन का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। सही है? अब देखिए, x इंक्रीज, y आल्सो इंक्रीज, तो हम यहां कह सकते हैं कि ग्राफ से ये जो डेल y है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? डेल x के। हाँ, एक इंक्रीज हुआ 0 से फाइनल वैल्यू तक, तो दूसरा भी उसके साथ इंक्रीज हुआ। अच्छा, अब अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहते हैं तो क्या लगाएंगे? एक कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट क्यों लगाया जाता है? ताकि इक्वेशन के दोनों अतराफ डायमेंशंस क्या हो सके? सेम हो सके। अब अगर ये देखिए, स्लोप क्या है? डेल y बाय डेल x है। अगर हम इस फार्मूले से डेल y बाय डेल x हासिल करना चाहते हैं, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल x, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल आउट। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी? del y by del x, and according to definition, what is del y by del x? Isn't it slope? So this k is actually what? Slope. It can be written as like this: slope is equal to del y over del x. This is what? This is your slope. Okay, this is one of the definition of slope. अच्छा, अब दूसरी डिफिनीशन या दूसरे फॉर्मूलिज्म बनाने के लिए स्लोप का एक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट थीटा भी होती है, एक रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए, यहां अगर आप देखें, यहां एंगल थीटा बना है, यहां एक राइट एंगल बना हुआ है 90, और अगर आप देखिए यहां एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिला है, और राइट एंगल ट्राइंगल में इस थीटा के जो सामने वाला साइड होता है, सामने वाली साइड जो है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये वाली जो साइड है डेल x, इसे कहते हैं बेस। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को उठाकर जरा यहां बाहर लिखिए, दिस इज थीटा, दिस इज द 90 डिग्री, दिस इज डेल y, and this is what? This is del x. Now here we have perpendicular and base, and according to the definition of tangent theta, it is equal to perpendicular divided by base, and here perpendicular is what? Del y, and base is del x. So tangent theta from this right angle triangle is equal to del y by del x, and del y by del x is actually what? Slope. So we can say that slope is also equal to tangent of theta, and they both combinedly equal to del y by del x. This is the formula of what? This is the formula of slope. सही है? Slope is equal to tangent theta and del y by del x. अच्छा, अब slope हमें बता कि क्या है? ये हमें किसी चेंज होने वाली क्वांटिटी में इंक्रीज या डिक्रीज बताती है। तो चलो हम जनरली ये कह सकते हैं कि स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग भी हो सकती है और डिक्रीजिंग भी हो सकती है। सो अगेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्लोप इज increasing slope or decreasing slope. Slope is of two kinds. One is increasing slope, and second one is decreasing slope.
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमें इस टेंजेंट की वैल्यू से पता चल सकती है। देखिए थीटा जो है अगर वो चेंज हो तो उसके साथ टेंजेंट की वैल्यू चेंज होती है। अगर टेंजेंट थीटा की बात अगर की जाए तो देखिए थीटा की डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ली जाती है। तो अगर थीटा क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये यहां से लेकर यहां, ये क्या है, ये स्लोप है। अब देखिए एंगल थीटा इंक्रीज हो गई, यहां टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और टेंजेंट थीटा बेसिकली क्या है, स्लोप है। तो अगर टेंजेंट की वैल्यू इंक्रीज करती है तो स्लोप भी इंक्रीज करती है। तो यहां देखिए पहले स्लोप यहां मौजूद था, अब एंगल इंक्रीज हो गया तो किस डायरेक्शन में इस स्लोप ने रोटेट किया, पहले स्लोप यहां है, अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज में यहां चला गया। तो अगर स्लोप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करे तो वो कौन सा स्लोप है, वो इंक्रीजिंग स्लोप है। अगर यहां पर एंगल क्या हो जाए, यहां पर एंगल ऐसे कम हो जाए, ये एंगल देखिए ये एंगल छोटी हो गई है, तो जब एंगल क्या हो जाए, छोटी हो जाए, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी, और इससे हम कह सकते हैं कि स्लोप की वैल्यू चेंज हो गई। तो देखिए ये जो मिडिल वैल्यू है, इसे एक दफा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्लोप ने मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज को हम इंक्रीजिंग लेते हैं, और अगर इस दफा देखा जाए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्लोप ने मूव किया, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाला स्लोप क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, जो कि किस पे डिपेंड करता है, जो कि एंगल पे डिपेंड करता है। समझ आए? So it was all about what? It was all about the general slope, increasing and decreasing. Okay. Now, what will be the value if angle theta is 0? So, if note, if theta is equal to 0, tangent theta will be equal to 0. So this implies that slope will be 0, and this implies that rate of change will also be 0. Change in independent variable divided by dependent variable will also be 0. Understand? So slope will be 0, or we can say that slope will be minimum. Okay, this is how slope can be determined from the graph. Okay, now another thing is area under the graph. So if we observe this, if I shade it like this, it will give us a square or a triangle. In a triangle we have length from this point to this, which is equal to what, del x, and this is height or width, which is equal to del y. So जो area होती है वो बराबर होती है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। यहाँ लेंथ कौन है, यहाँ लेंथ आपका डेल एक्स है, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल वाई, this is what, this is area. So area can be defined as the product of independent variable, and dependent variable is called as area under the graph. From this slope and area we will get different information in different graphs. सही है, ये जो आपका x और y है ये मुख्तलिफ ओकेजन्स के मुताबिक मुख्तलिफ वेरिएबल्स होंगे, और जो हमें स्लोप और एरिया से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशंस देते रहेंगे. So it was all about the general discussion of the graph. Now we are going toward the specific graph, that is displacement to time graph, velocity to time graph, and acceleration to time graph, which is the part of your NMDCAT as well as your textbook. So thank you very much for this video lecture.